गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज नेट में प्रॉब्लम आ रही है क्या सुबह से आप लोगों के यहाँ भी? नो सर। हो रही है। कल से ही सही नहीं चल रहा है ये। अभी एक तो कुछ ना इसमें जूम ऐप में भी कुछ उन लोगों ने फंक्शन चेंज किए हैं, तो एक बार ना आप सब लोग अपना अपना जूम ऐप अनइंस्टॉल कर देना, जब फ्री हो दोबारा से कर लेना। कुछ अपडेट किया है इसमें, तो जूम ऐप में भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ उन्होंने फंक्शन इसमें बढ़ाए हैं आप लोगों के लिए, जैसे एक लाइव का ऑप्शन दिया है, पहले नहीं था इसमें, और कुछ स्टोरेज का भी दिया है। तो शाम वाला क्लास कल नहीं हो पाया था, इसीलिए तो चल ही नहीं रहा था शाम के एनसीईआरटी वाला। खैर, जो टॉपिक है हम लोगों का, जैसे अभी जैसे इस अरविंद का दर्शन का करेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है ठीक है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद, है ना। महाजनपद की बात करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जो महाजनपद है, महाजनपद और एक है रिलीजियस मूवमेंट या धार्मिक आंदोलन। रिलीजियस मूवमेंट करके ये दो टॉपिक एक साथ में चलते हैं, ठीक है। एक तो महाजनपद चलता है, दूसरा धार्मिक आंदोलन टॉपिक चलता है, एक साथ में ही है ये हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये इंसिडेंट दोनों एक साथ में है और इसको तो पहले तो हम सिर्फ ये बात करेंगे महाजनपद की, ठीक है। महाजनपद देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, यूपीएससी के प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। देखिए प्रीलिम्स में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो दो टाइप का, तीन क्वेश्चन बनेंगे इसमें प्रीलिम्स को लेके। पहला क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में इसमें, वो ये होगा कि इसकी लोकेशंस को लेके बनेगा। लोकेशंस को लेके मतलब वो ये पूछेगा कि अगर मान लीजिए कोई महाजनपद है तो महाजनपद की लोकेशन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए अंग है ना, तो अंग के बारे में वो कुछ नहीं पूछ लेगा कि अंग कहाँ पर है। तो पहला तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन लोकेशन के बारे में होगा प्रीलिम्स में। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज द कॉज ऑफ द इमर्जिंग महाजनपद, यानी महाजनपद के जो महाजनपद है उसके इमर्जिंग के क्या कारण है, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकता है वो कि डेवलपमेंट में क्या कारण थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का होगा और काफी अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। कुछ पूछेगा कि विच कॉज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट महाजनपद, महाजनपद के विकास के लिए इनमें कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है या कारक उत्तरदायी है। तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें प्रीलिम्स में, वो होगा कैपिटल से, ठीक है। कैपिटल से क्वेश्चन पूछेगा, वो कभी कभी मिलाने को भी दे सकता है इस तरह से, है ना, इस तरह से दे सकता है। यहाँ पे कोई कैपिटल दे देगा इस तरह से, और यहाँ पे एक दो तीन चार इस तरह मिलाने को भी दे सकता है। तो दो ही तरह के, तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लोकेशन पे और इसके डेवलपमेंट पे और इसके कैपिटल पे। जो मेंस में क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि डेवलपमेंट के कारण क्या थे, और तीसरा बनेगा इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस। ये तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मेंस में। तो महाजनपद के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन का तरीका हो गया
कैसे यूपीएससी इस टॉपिक के साथ हमारे साथ पेश आने वाला है। अब देखते हैं कि महाजनपद होता क्या है, महाजनपद क्या है, महाजनपद है क्या। देखिए एक थोड़ी सी लंबी यात्रा करेंगे हम, लॉन्ग जर्नी हमारी रहेगी। जब आर्य लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है, जब आर्य इंडिया में आते हैं यानी 1500 BC से जब आर्य लोग इंडिया में आते हैं तो एज ए ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। ट्राइबल मतलब जनजाति के समूह में। जब वो जनजाति के समूह में आते हैं तो वो एक कुल के रूप में आते हैं, एक फैमिली के रूप में आते हैं। तो भी आपने देखा होगा, जब भी राजस्थान के ट्राइबल्स को आपने देखा होगा, जैसे हम लोग बंजारे कहते हैं, तो बंजारों को आप लोग देखना तो उनका एक साथ में पूरा फैमिली होता है, ऐसा नहीं पूरा गांव होता है। जब बंजारे चलते हैं तो उनके साथ एक फैमिली चलता है। और ट्राइबल्स कहने का मतलब है, ट्राइबल्स का कहने का दो ही मतलब होता है। एक तो ये कि वो अपनी लाइफ को नेचुरल तरीके से जीते हैं और उनकी लाइफ परमानेंट नहीं होती, नॉन परमानेंट लाइफ। जब भी हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, दे सर्वाइव एट द नेचुरल थिंग्स एंड नॉन परमानेंट लाइफ। कोई उनका एक जगह नहीं होता है और वो प्रकृति चीजों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो जब वो आते हैं तो ट्राइबल के फॉर्म में आते हैं और ट्राइबल में वो लोग फैमिली के फॉर्म में आते हैं। जो फैमिली के फॉर्म में आते हैं उसको वो लोग कहते हैं कुल, कुल, ठीक है। सबसे पहला जो बनता है कुल, जैसे मान लीजिए एक बंजारा फैमिली है तो जिस एरिया में जाते थे उसको वो कुल कहते थे। जो कई सारे कुल मिलकर, कुल क्या है? कुल का मतलब है फैमिली, ठीक है। कई सारे फैमिली मिलकर, छोटे छोटे फैमिली मिलकर, एक या दो या तीन या चार, ये मिलकर ये बनाते थे जन, ठीक है, जन। तो सबसे पहले आप समझिए, आर्य लोग भारत में आते हैं, वो जनजाति के फॉर्म में आते हैं, जनजाति के रूप में आते हैं। उसके बाद वो जब बसते हैं कहीं पर तो परिवार के रूप में जाते हैं, कुल के रूप में। तो एक साथ अगर 2, 4, 6 कुल कहीं पर रहने शुरू कर देते हैं टेम्परेरी बेस पे, तो उसको कहते हैं जन, ठीक है, जन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि जन कैसे बना? कुछ कुल को मिलाकर, 1, 2, 3, 4 जो भी कुल हो सकते हैं, वो कुल 2, 4 कुल मिलाकर एक जगह पर रहना शुरू कर दिए या अपने साथ चलना शुरू कर दी तो कुल हो गए। तो कुछ कुल को मिलाकर जन बना और उसके बाद ये जन, कुछ जन मिलाकर, है ना, कुछ जन मिले, कुछ जन मिले और ये जो जन मिलते हैं, जन मिलने से बना महाजन, सॉरी, जन, एक कई सारे जन मिले तो वो कहलाए जनपद, जनपद, ठीक है, जनपद। यानी कई सारे जनों से मिलकर जनपद कहलाए। अब कई सारे जनपद मिलकर, ध्यान रखना है, कई सारे जनपद मिलकर, बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाएंगे? महाजनपद, ठीक है। ये कई सारे जनपद हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। ओके, अब क्या हुआ, अब और समझिए थोड़ा सा कि कुछ महाजनपद मिलकर, है ना, कुछ महाजनपद मिलकर जो एरिया काफी बड़ा होता है, जो एरिया जो है वो काफी बड़ा होता है और उस एरिया को जो काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, तब कई सारे महाजनपद मिलते हैं यहाँ पे, महाजनपद, ठीक है, बहुत सारे महाजनपद मिलते हैं, तब वो कहलाते हैं एम्पायर, यानी साम्राज्य। ये चीजें हैं, एम्पायर यानी साम्राज्य। तो ये हमारी यात्रा रहती है। तो पहले लोग आर्य जनजाति के रूप में आते हैं, तो जब वो रहते हैं तो कुल यानी परिवार के रूप में वो रहते हैं और कुछ परिवार मिलकर
जन बनाते हैं, जन कहलाता है। और कुछ जन मिलकर एक जनपद बनाते हैं, कुछ जनपद मिलकर महाजनपद बनाते हैं, और कुछ महाजनपद मिलकर साम्राज्य बनाते हैं। और पहला जो हमें साम्राज्य मिलता है, पहला साम्राज्य, वो हमें मिलता है मगध। ठीक है, पहला साम्राज्य हमें मगध साम्राज्य मिलता है, ये चीज ध्यान रखना है। विश्व का ये पहला साम्राज्य है मगध, ये है। अब बताएं कि महाजनपद समझने में प्रॉब्लम तो नहीं है कि महाजनपद क्या है, अब आप समझ गए होंगे। एक लाइन में लिखना तो ये लिखना है कि कई जनपदों के मिलने से एक महाजनपद बनता है। 2, 4, 6 कोई लिमिट नहीं है, इतने होंगे। अब इस चार्ट को बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपसे पूछेगा जनपद क्या है, तब भी आप बता सकते हो। आपसे पूछेगा जन क्या है, तब भी बता सकते हो। आपसे कोई पूछेगा कुल क्या है, तब भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे इसका जो मुखिया होता था वो कुलपति कहलाता था, इसका होता था जनपति कहलाता था, इसका होता था विषयपति कहलाता था, और इसका तो महाजनपद का भी यानी विषयपति ही कहलाता था। और साम्राज्य का तो आपको पता ही है ना, सम्राट कहलाता था। सर ये मगध किस जगह पर है? मगध जो एरिया है वो पटना, खासकर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यानी ईस्टर्न एरिया। जो अगर आप मैप में समझने की कोशिश करेंगे तो मैप में ये एरिया जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस जगह पर है ना। तो ये ईस्टर्न एरिया है, काफी ईस्टर्न यूपी, पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये मगध वाला एरिया है, पहला एम्पायर। ठीक है, अब इसको मिटा दें, सबको समझ में आ गया है? जी सर मिटा दे। ठीक है, हो गया। कहीं पर कोई डाउट हो पूछ लेना। अभी तक हमने इतनी सारी बातें सिर्फ आपको समझाई हैं कि व्हाट इज द महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद को और सिंपलीफाई में समझेंगे कि इन 600 BC, ठीक है, 600 BC गंगा प्लेन, ठीक है, गंगा प्लेन, गंगा मैदान में कुछ जनपदों से मिलकर, है ना, डेवलप महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। अब अकॉर्डिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म की बुक है अगंतुर निकाय, एक बुक है बुद्धिज्म की अगंतुर निकाय, ठीक है, ये बुक है। इसके अकॉर्डिंग अगंतुर निकाय जो है ना, एक लिख लीजिए, अगंतुर निकाय एक बुक है जो बौद्ध धर्म की है। ठीक है, ये बुद्धिज्म की है, ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। ये बुद्धिज्म की बुक है और इसके अकॉर्डिंग 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, एक बुक है कथा वस्तु जैनिज्म की, कथा वस्तु। ठीक है, इसमें कथा वस्तु यानी अगर हिंदी में समझेंगे तो इस तरह से, ये कथा वस्तु है, ये बुक है जैनिज्म की। ठीक है, जैनिज्म की बुक है और इसके अकॉर्डिंग भी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। तो कभी कभी बुक्स के बारे में पूछ लेता है कि किस बुक में महाजनपद का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो कथा वस्तु जैनिज्म बुक है, उसमें बोला गया है 16 महाजनपद हैं। और अगंतुर निकाय जो कि बुद्धिज्म की बुक है, उसमें भी 16 महाजनपद की बात की गई है। और सारी जो कई और भी बुक्स हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ऑथेंटिक है, वो 16 मानते हैं, 16 महाजनपद। तो कभी आपसे पूछेगा महाजनपद का टाइम पीरियड क्या है, तो 1600 BC, और एरिया कौन सा है, गंगा प्लेन। ठीक है, और कितने विकसित हुए हैं, तो वो 16 हैं, 16 महाजनपद हैं। तो ठीक है, अगंतुर निकाय बुक के बारे में लिखना, बुद्धिज्म की है बुक है, 16 महाजनपद है।
सेम चीज यहाँ पर है कथा वस्तु। अब देखिए कि ये जो 16 महाजनपद हैं, पहले तो अब इसमें दो ही बातें सिर्फ बचती हैं हमारे पास कि 16 महाजनपदों की लोकेशन को हम समझ लें, और इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो पॉइंट है, वो ये है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद, यानी कौन से कारण थे जो ट्राइबल कम्युनिटी से महाजनपद में कन्वर्ट हुए। एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जो कॉज महाजनपद के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं वही कॉज मगध एम्पायर में सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझिए, पूछेगा कौन कौन से कारक हैं जो महाजनपद के विकास में सहायक है, ठीक है। विच कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द महाजनपद डेवलपमेंट। सेम वही कॉज, सेम विच कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट मगध एम्पायर, सेम वही कॉज मगध एम्पायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको अलग अलग नहीं समझना है, एक ही समझ लेना है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसने महाजनपद को डेवलप होने के लिए सपोर्ट किया, ठीक है। तो लिख लीजिए रिस्पॉन्सिबल कॉज फॉर महाजनपद, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कॉज फॉर महाजनपद, ठीक है। महाजनपद कि महाजनपद के लिए कौन कौन से कारक थे। हाँ, तो अब कारक की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से वो कारक थे जिन्होंने महाजनपद को डेवलप के लिए सपोर्ट किया। मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जो कारक महाजनपद के लिए उत्तरदायी हैं वही कारक मगध साम्राज्य के लिए भी उत्तरदायी है। दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार समझ लेना। सबसे पहला कारण है यहाँ पे एक्सेस ऑफ आयरन, आयरन यानी लोहे की प्राप्ति। पहली बार इस एरिया में लोहा मिला है, ठीक है। तो पहला कॉज है आयरन, लोहा। देखिए वो कैसे, मैं आपको बताता हूं लोहा कैसे। ये जो एरिया है, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है ना, जंगल है। इस फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, है ना, लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें आयरन की नीड थी। तो पहला था आयरन, लोहा, ठीक है, पहला रिस्पॉन्स, पहला कारण। दूसरा था इसमें सॉइल ऑफ गंगा प्लेन, सॉइल ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन यानी जो गंगा प्लेन की मृदा है, लिख लीजिए गंगा प्लेन, गंगा मैदान की उपजाऊ मृदा, यानी गंगा मैदान की उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ है, आप समझ सकते हैं। ये वो एरिया है जो वेस्ट बंगाल है, बिहार है और यूपी है। इस एरिया के पूरे इंडिया का आज भी 45% अनाज प्रोड्यूस किया जाता है इस एरिया में। तो समझिए जहां पर एग्रीकल्चर है वहां सब कुछ है। तो उसके बाद है इसमें सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। हालांकि ग्राउंड वाटर को बहुत यूज नहीं है, फिर भी ग्राउंड वाटर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, धरातल और भौम जल। इसकी हिंदी लिख लीजिए, धरातल मतलब सरफेस में धरातल, ग्राउंड का मतलब है भौम जल। अब आपसे इंटरव्यू में जस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि वो कह सकते हैं ऐसे धरातल तो समझ में आता है, तो पहले समझ लीजिए है क्या धरातल। सरफेस वाटर का मतलब है वो जल जो हमें दिखाई देता है, जैसे नदियों में, तालाबों में, नहर में, कुआं में, जो हमें दिखाई देता है, जो धरातल पर भरा हुआ है, लॉगिड है, इसको कहते हैं सरफेस वाटर। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सरफेस वाटर का तो यूज वो लोग कर सकते थे पीने में, सिंचाई में, जैसे भी चाहते। ग्राउंड वाटर का मतलब वो वाटर है जो हम बोरिंग से निकालते हैं। अब क्वेश्चन यहां बनेगा
कि आर्यों के पास या जो लोग थे 600 बीसी में, इनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस ग्राउंड वाटर को लोग यूज कर पाते। तो ग्राउंड वाटर का यहाँ पे क्या यूज है, लिखना जरूरी है या नहीं है, और है तो क्यों, बताएं। है किसी के पास इसका आंसर कि क्यों इसमें ग्राउंड वाटर का भी इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम मानते हैं कि सरफेस वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं है और हम जाके कहीं हमें पानी पीना है, तो हम पानी पीने के लिए कुआं तो नहीं खोद सकते, लेकिन हाँ अगर नदी में कहीं पर है, नदी में, तालाब में, नहर में, तो हम वो पानी पी सकते हैं। तो वैसे ये लोग थे, तो उसमें हमारे लिए ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, पीने के लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है, भौमजल है, वो वेजिटेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो सॉइल किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो कोई भी फॉरेस्ट नहीं होगा, कोई भी प्लांट नहीं होगा। तो ग्राउंड वाटर जो है वो फॉरेस्ट को और वेजिटेशन को और जो हमारी क्रॉप है, फसलें हैं, उनके लिए ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि जरूरी नहीं हम पानी का इस्तेमाल ना कर पाए तो हमारे लिए वो नहीं यूजफुल है, क्योंकि जो प्लांट हैं वो प्लांट हमेशा ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं। मान लीजिए ग्राउंड वाटर में बिल्कुल पानी नहीं है, तो आपको लगता है कि मिट्टी वहां की उपजाऊ होगी? नहीं होगी। तो मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए, प्लांट को सरवाइव कराने के लिए वो ग्राउंड वाटर जरूरी था। और ये एरिया ऐसा है जहां पर ग्राउंड वाटर भी है, सरफेस वाटर भी है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? कोई सर दिक्कत? मिट्टी को मृदा बोलते हैं क्या सर? क्या? मृदा बोलते हैं क्या मिट्टी को? हाँ, मृदा मिट्टी बोलते को मृदा बोलते हैं क्या? हैं। हाँ हाँ, मृदा ही अच्छा। है मिट्टी। मिट्टी तो उर्दू वर्ड है, ठीक है, लेकिन हिंदी जो है मृदा है। उर्दू या फारसी जो भी हो, मगर हिंदी नहीं है मृदा, मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गया आयरन, सॉइल ऑफ द एरिया एंड सरफेस वाटर। एक चीज और थी, इस एरिया में एलिफेंट भी थे, उसने भी इनको सपोर्ट किया, एलिफेंट ने। उसके बाद है इनका रिलीफ, उच्चावच। रिलीफ, उच्चावच। उच्चावच का मतलब है इस एरिया में बहुत सारे ऐसे भाग थे जहां बारिश ज्यादा होती थी, और कुछ आपको पता है, पता नहीं कि जो पटना है, पाटलिपुत्र है, उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। कभी आपको जाने का मौका मिले उधर तो दूर दूर तक देखोगे, एकदम पास में नहीं लेकिन आसपास में पहाड़ियां हैं। तो जो राजधानियां होती थी वो पहाड़ियों से घिरी रहती थी, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी थी। तो उच्चावच है। और जो हाथी का यूज किया गया है, हाथी का यूज बोझा ढोने के लिए किया गया, फोर्स के लिए। आपने जो बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट देखे होंगे, चाहे वो चार मीनार देखिए, चाहे वो लाल किला देखिए, चाहे कुतुब मीनार, कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इसमें कोई क्रेन तो थी नहीं उस समय? हाथियों का ही यूज होता था। मतलब अगर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी किसी काम करने के लिए, तो हमें हाथी ही जरूरत पड़ती थी। तो हाथी एक तो ये थे कि काफी बोझा ढो सकते थे, वो फोर्स के लिए भी काम में आ सकते थे, और अगर हाथी पर अगर आप हैं तो कोई आसानी से आपको वार भी नहीं कर सकता है। हालांकि भागने में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन वो जानवर ऐसा था जो आसानी से कंट्रोल हो सकता था। ठीक है, इस एरिया में घोड़े तो थे नहीं, अब वो गाय भैंस पे तो भाग, ठीक है, भागेंगे नहीं दौड़ के। तो कभी आपसे ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हाथी से ज्यादा अच्छा तो घोड़ा था, लेकिन घोड़ा जो है वो कभी भी, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, पानी होती है, उस एरिया में घोड़े नहीं होते। आज भी देखिए आप, कभी देखा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में घोड़े हैं? नहीं। किधर घोड़े हैं? पाकिस्तान की तरफ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया में है। तो जो जहां पर नम जलवायु होती है वहां घोड़े नहीं होते। तो हमारे पास एक ही जानवर था अच्छा, वो था हाथी, है ना। शेर पे तो बैठ नहीं जाएंगे। तो ये है। तो उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था
इन्होंने डेवलप किया वो था कंटेम्परेरी सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार। आप थोड़ा इजी करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो ये है। अब इसमें से कई सारे पॉइंट हैं। लोहे ने इसको डेवलप करने की मदद की, और सॉइल ने, सरफेस वाटर, हाथी, उच्चावच और सामाजिक सुधार या जैन और बुद्धिज्म। तो इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आप नहीं लिख पाए? अच्छा, जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्या फर्क पड़ा? जैन्स क्या लिखे सर? जैन्स, उसका बाद क्या लिखे है सर? जैन और बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें इनके होने से क्या फर्क पड़ा, क्यों था इनका इंपोर्ट? देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म से बहुत सारी, पहला जो सबसे, देखो 3 पॉइंट थे। कभी आपको कभी जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में बताना पड़े तो आप इनका इंपॉर्टेंस क्या है या क्या था वो समझना। तो पहली बात, हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म को उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था जैनिज्म बुद्धिज्म ने, वो ये था कि सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। तो उन्होंने जो समाज में जो वैदिक पीरियड के जो डिवाइडेशन कर दिया था, उस डिवाइडेशन को उन्होंने फिलअप करने की कोशिश की। यानी उन्होंने जो वैश्य शूद्र ये सब चीजों को हटाने की पूरी कोशिश की। तो इससे क्या हुआ, इससे भी बहुत कुछ विकास हुआ। मान लीजिए एक आदमी है ना, अब सीधे सा आप एग्जांपल देख सकते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करता है कि इसकी जात छोटी है, इसके पास पैसा कम है, ये दिखता ऐसा है। अब सोचो वो आदमी कभी डेवलप कर सकता है? या वो समाज या वो इंसान हर चीज को लेके कहीं ना कहीं भेदभाव करता है? नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकता, क्योंकि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। आपको सिर्फ जो जाति कट्टरता है आपके अंदर, तो बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जैसे पुराने समाज में जो शूद्र जाति के लोग थे, अगर मान लीजिए वो अपने काम बंद कर देते तो बाकी काम कैसे होते, है ना, वही काम कैसे होते। आज भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, अगर वो लोग बंद कर दें तो कैसे होगा? तो डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपके अंदर इक्वलिटी का फीलिंग हो। और इसका पहला जीता जागता आपको एग्जाम्पल मिल जाता है अशोका का। उसी ने अशोका को अशोका द ग्रेट बना दिया। तो इनके आने से सोसाइटी में इक्वलिटी आई, सोसाइटी में पीस आया, शांति आई। अब ये लोग बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ठीक है, पीस, शांति। तीसरा पॉइंट था, इस समय जो रिचुअल्स पे खर्च हो रहा था, मतलब लोग भाग्य के भरोसे ज्यादा थे। भाग्य के भरोसे इन द सेंस ये था कि लोग कहते देखो यज्ञ करोगे, ठीक है, दान दोगे, आपको लाभ मिलेगा। तो जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या जो भी सेक्ट शुरू हुए थे उस समय, तो जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, और आजीवक भी थे, चारवाक भी था। इस तरह से कम 62 छोटे छोटे समुदाय थे, मतलब 62 सेक्ट थे उस समय, जो वैदिक कल्चर के, जो वैदिक रिजिडनेस थी, जो वैदिक रूढ़वादिता थी, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा सक्सेस हुए वो 2 थे, बुद्ध और जैन, ये 2 ही लोग थे। तो इन्होंने, सब लोगों ने इस चीज का अपोज किया है जो वहां उनको गलत लगा। एक बात ध्यान रखना है, मैंने बार बार बोला है ये वर्ड कि महावीर ने, बुद्ध ने, या चारवाक ने, या आजीवक ने, किसी ने भी, इन सभी ने
कभी भी वैदिक कल्चर का अपोज नहीं किया, ध्यान रखना है। उन्होंने वैदिक कल्चर की जो गलत बातें थी, जो ऑर्थोडॉक्स था, जो डिमेरिट्स थी, जो बुराइयां थी, उनका उन्होंने अपोज किया है ना। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यज्ञ करना गलत है, कभी नहीं बोला, बट बहुत ज्यादा यज्ञ करना गलत है ये बोला इन्होंने। तो शब्द पे ध्यान देना कि इनके आने से, बुद्ध और जैन और लोगों के आने से, जो लोग सिर्फ कर्म पे ना जी के भाग्य पे जीते थे, वो भाग्य पे ना जी के कर्म पे जीना शुरू कर दिया। जो समाज कास्ट में डिवाइड हो गया था, वो इक्वलिटी के बेस पे आ गया, अब मिलकर काम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये था, लिख लेंगे इन सभी पॉइंट्स को, बताएं। सर ठीक है, तो ये था। किसी भी पॉइंट कभी भी ना लिख पाए तो बता देना। अब यहाँ पे आता है कि जो महाजनपद है वो, तो कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद है। तो पहला देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, पहला समझिए इसमें अंग। ठीक है, अंग महाजनपद कहाँ पे है? ये ईस्टर्न मोस्ट है ना, ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे पूर्वी है ये कहां पर है? बंगाल में, बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है। और ये एक रिवर है चंपा। ठीक है, चंपा नदी के किनारे है, चंपा रिवर, ये ध्यान रखना है, ये चंपा नदी के किनारे पर है। कभी आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, तो अंग महाजनपद है सबसे पूर्वी। कहां पर है ये? ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्वी है, और ये बंगाल में है। ठीक है, किस नदी किनारे पर है? चंपा नदी किनारे पर है, चंपा नदी के सबसे मोस्ट है। तो और इसकी जो कैपिटल है वो भी चंपा है, कैपिटल भी चंपा है, चंपा जगह भी है। ठीक है, कैपिटल इसकी चंपा है, और चंपा नदी किनारे इसकी कैपिटल का नाम ही चंपा ही है। तो समझ गया आगे आपके अंग का मतलब क्या है। अंग सबसे पूर्वी है, बंगाल में है, चंपा कैपिटल है, और चंपा नदी किनारे ही बसा है। उसके बाद इसमें है अस्मक। अस्मका, अस्मक, अस्मक है। अस्मक क्या है? ये सबसे दक्षिणी है, साउथ में है। ठीक है, सबसे दक्षिणी है। और साउथ मोस्ट है ये दक्षिण में है, और इसकी राजधानी है कोटन। कुछ और भी इसको एक और भी नाम देते हैं, और इतना जान लीजिए अस्मक जो है दक्षिण में है। कुछ लोग कहते हैं गोदावरी किनारे था, कुछ लोग कहते हैं कि नर्मदा किनारे था। इतना पता है कि सबसे दक्षिणी अस्मक है। उसके बाद है इसमें अवंती। अवंती आप जानते ही होंगे, अवंती कहां पर है? उज्जैन में, है ना। अवंती के दो कैपिटल हैं, अवंती की दो कैपिटल है, एक है उज्जैन। अच्छा, अब उज्जैन आपको पता है? अच्छा, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, पता है किसी को? उज्जैन, शिप्रा, यस। तो अवंती की दो कैपिटल है, उज्जैन और अवंतिका, सॉरी महेशमती। तो बाहुबली की स्टोरी है वो यहीं से ली गई है, महेशमती। तो महेशमती ये वही है ना। जब आप साउथ जो बाहुबली मूवी है, अगर आप ओरिजिनल मूवी देखोगे, मतलब जो साउथ में बनी है, साउथ में देखोगे,
तो वो नर्मदा नाम लेते हैं। प्रभास का। हाँ, पता है, प्रभास है, कटप्पा है, लेकिन वो लोग नर्मदा नाम लेते हैं। जब हिंदी में उसको डब किया गया तो गंगा का नाम लेते हैं। शायद ध्यान दिया होगा आपको, जो वो क्या नाम है, तो महारानी बोलते हैं ऐसे ऐसे जो कानून को तो गंगा में बहा देना चाहिए। तो मतलब क्या है कि वो गंगा नहीं, वहां पे नर्मदा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो आसपास की नदी के बारे में ही वो लोग बात करते हैं। तो वो नर्मदा नदी के किनारे हैं या फिर शिप्रा नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो तीसरा ये है। और देखिए अवंती, उज्जैन। नेक्स्ट है इसमें चेदी। चेदी। अच्छा, एक काम करते हैं, ये सारे जो है इसमें कुछ है नहीं, बस आपको लिस्ट है। ये आज 16 है, लिखाने में कोई फायदा नहीं है, बस सिर्फ बताना और लिखाना, और कुछ है नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, इसमें टाइम खराब वैसे ही करना है। बस कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ। ये चाहे मैं लिखाऊं चाहे आप लिखो, एक ही बात है। कुछ कुछ मैं बातें बता देता हूँ आपको, इसलिए बस लिखना यही है। अगर कहीं भी आप गूगल में डालोगे तो मैप डालोगे ना 16 महाजनपद, तो वो मैप खुल जाएगा। तो याद, दो ही बातें याद करनी है, इसकी लोकेशन को समझना है और कैपिटल को देखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। और ये खुद भी आप कर सकते हो, लिखाने से यहाँ टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कि सबसे ईस्टर्न है वो है अंग, ठीक है, और सबसे साउथर्न है, दक्षिणी है, वो है अस्मक, है ना, अस्मक है, अस्मका। और सबसे उत्तरी है वो है कंबोज, कंबोज, ठीक है, कंबोज है, कंबोज। और उसके बाद सबसे पश्चिमी है वो कुरु, कुरु, ये है कुरु। तो ये है, कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, अंग है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, कुरु है, और सबसे उत्तरी कौन सा है, कंबोज है, तो पाकिस्तान में सबसे दक्षिणी ये है। बाकी चाहोगे तो हम भी लिस्ट दे देंगे, आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये था महाजनपद। अब इसमें 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है वो है मगध महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद, मगध। अब सीधे सीधे मगध पे आ जाते हैं। देखो, मगध महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो ये चीज याद रखना है कि कभी भी अगर आप कोई भी, जैसे महावीर की तो नहीं, लेकिन बुद्धिज्म पे कई सारी मूवी बनी है, तो उसको आप देख सकते हो, है ना, कुछ कुछ चीजें हैं। तो आप वहां पे कुछ सीरियल है, मैंने एक सीरियल देखा था मतलब देखिए, कभी आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि, अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। पहला तो ये है कि महाजनपद क्या है ना, तो महाजनपद क्या है ये बात आप समझ गए, ठीक है। और महाजनपद कितने हैं वो भी आप समझ गए कि 16 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ महाजनपद। सेकंड आएगा कॉज ऑफ महाजनपदा डेवलपमेंट, कॉजेस ऑफ महाजनपदा, ठीक है, वो भी हमने बात कर ली। अब उसके बाद आता है इसमें कि कौन कौन से कॉज थे जिन्होंने महाजनपद को डेवलप होने के लिए सपोर्ट किया, ये बात आती है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ महाजनपदा या लाइफ ऑफ महाजनपदा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लाइफ ऑफ महाजनपदा, लाइफ ऑफ महाजनपदा,
महाजनपद के जीवन क्या है, या महाजनपद का सिग्निफिकेंस क्या है, महाजनपद ने हमें क्या क्या दिया है। तो एक ही बात समझते हैं, अगर हम लाइफ की बात करेंगे इनकी, तो इकोनॉमी में इनका लाइफ क्या है उसको समझिए। इकोनॉमी में, महाजनपद काल में इकोनॉमी में ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं और ये लोग ट्रेड भी करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ये लोग ट्रेड भी करते हैं महाजनपद में। महाजनपद कोई साधारण नहीं है, यहाँ पर ये क्या क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और ट्रेड भी करते हैं, ठीक है। और जो ट्रेड करते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी घरेलू और बाहरी। तो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। इस समय इन लोगों ने कॉइन भी डेवलप किए। कॉइन, कॉइन को क्या कहते हैं, आहत सिक्के, आहत सिक्के, आहत कॉइन, या फिर इनको कहते हैं पंचमार्क, पंचमार्क कॉइन, ठीक है, पंचमार्क कॉइन। जो पंचमार्क कॉइन है, पंचमार्क कॉइन है, वो ज्यादा से ज्यादा किसके हैं, तांबे के हैं, ठीक है, इसमें तांबा ज्यादा पड़ा हुआ है, कॉपर के हैं और ब्रॉन्ज के हैं, ठीक है। हाँ, तो लिख लीजिए इसमें कॉपर है और ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज और कॉपर ये है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय तांबे के सिक्के कौन से चलते थे, तो आहत सिक्के चलते थे। आहत का मतलब था कि उन्हें कोई इस तरह से, जैसे कोई मेटल है ऐसे कोई शेप में नहीं थे, इस तरह से उनको बना लिया और उस पर ठप्पा मार दिया इस तरह से, और वो सिक्के सबसे पहले आहत सिक्के, आहत सिक्कों को मतलब हिंदी में कहते हैं पंच मारना, उसी को पुश करके मारना। तो वो ज्यादातर कॉपर और तांबे की हुआ करते थे, ठीक है, कॉपर और तांबे के सिक्के ज्यादा हुआ करते थे। पंचमार्क या ये नाम इसलिए दिया गया है कि उनको बनाया जाता था। ठीक है, तो ये था। अब देखिए इकोनॉमी में आप समझ गए कि ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और व्यापार भी करते थे, सिक्के भी थे इनके पास, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं था, बट इनका राजा होता था, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं था, सिस्टम डेवलप नहीं था, बस इसको राजा कहते थे, राजा, ठीक है। तो जो प्रशासन का मुखिया होता है राजा कहते थे, यानी उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था जितना कि आगे चल के हुआ है। हाँ, लेकिन ये था सिस्टम पूरा डेवलप शुरू हो गया था। जैसे इनके पास राजा भी था और इनके पास जो रेवेन्यू सिस्टम का कलेक्शन था वो भी था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व, और इनके पास आर्मी भी थी, सेना, ठीक है, आर्मी यानी सोल्जर भी थे, सोल्जर भी हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें थी कि राजा भी था, रेवेन्यू भी था और सोल्जर भी थे। प्रशासन में ये था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। और रही बात सोसाइटी की, जो सोसाइटी है वो इक्वल सोसाइटी है, यानी जो समाज है वो एक समान है। तो लिख लीजिए समानता है समाज में, इक्वालिटी है, यानी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है, बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है इस समय। क्योंकि भेदभाव, ये जो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का सबसे पहले काम किया है वो बुद्ध ने किया और महावीर ने किया, ठीक है, बुद्ध और महावीर दोनों ने किया। उसके बाद आता है कल्चर। सर क्या ये इस वक्त बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे? सभी नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग, सभी तो नहीं,
सभी तो कभी नहीं करते, आज भी नहीं करते, उस समय भी नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, कोई सारे रिलीजन को लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो ये है। तो लिख लीजिए कल्चर में क्या था। कल्चर में दो चीजें यहाँ पे चल रही थी कि जो सोसाइटी थी वो मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर का मतलब है, देखिए जब भी हम लोग बुक पढ़ते हैं, जब भी बुक पढ़ते हैं महाजनपद एरा की, तो मोस्टली बुक में लिखा रहता है कि ये लोग बौद्धिज्म का फॉलो करते थे या जैनिज्म का फॉलो करते थे। ऐसा है क्या? नहीं। तो लिख लीजिए यहाँ पर वैदिक कल्चर को भी फॉलो करते हैं लोग, बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं, जैनिज्म को भी फॉलो करते हैं, और अदर कल्चर है उनको भी फॉलो करते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे लोग बौद्धिज्म मानते हैं, सारे लोग जैनिज्म मानते हैं, सारे लोग वैदिक कल्चर को मानते हैं, तो सभी की तरह हैं। तो ये ध्यान रखना, कल्चर जो है मल्टी कल्चर है। मल्टी कल्चर मतलब है बहु कल्चरल लोग है, मल्टी कल्चरल लोग है, मल्टी कल्चरल। मल्टी कल्चर यानी बहुसांस्कृतिक लोग हैं, यहाँ पे बहुसांस्कृतिक लोग हैं। लेकिन ज्यादा जो प्रभाव है वो बुद्ध और जैन का है, बुद्ध और महावीर का। ठीक है। बहुत सारी जगह अगर आप कभी पढ़ोगे तो मतलब कई बार तो महावीर ने, कई बार बुद्ध ने जो जो शुद्ध जाति के लोग जिनको कहा जाता था उनके घर जाके खाना खाया। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उन ये लोग हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, बुद्ध और महावीर दोनों लोग। ठीक है। बुद्ध ने कुछ ज्यादा किया। तो बस ये है। अभी उनको लेके बहुत सारे सीरियल भी बने, आपने देखा भी होगा। तो ठीक है। तो संस्कृति कैसी मल्टी कल्चरल रिलीज होता है। जब हम महाजनपद को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ दो ही बातें याद रहती है, बुद्ध और जैन। फिर हम भूल जाते हैं कि इसमें वो लोग भी थे जो आज से पहले यज्ञ कर रहे थे। तो सारे लोग कभी भी चेंज नहीं होते, कभी नहीं होते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बुद्ध से बहस हुई है लोगों की जो वैदिक कल्चर को मानते थे। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और कल्चर, तो तीनों की बात होगी, ये चीज थी। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इन्होंने, यहीं से हमें मगध महाजनपद मिलता है, मगध साम्राज्य। कभी आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी यूज ऑफ आयरन। और सेकंड चीज है मगध एम्पायर। ना मगध मिलता और न ही हमें अशोका मिलता। तो मगध से ही विश्व का पहला सम्राट निकल के आता है, पहला। ठीक है। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, यहीं पर हमें चाणक्य मिलते हैं, यहीं पर पहली बुक मिलती है जिसमें बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसी समय मगध से ही। तो बहुत सारे इसके इंपोर्टेंस हैं, लिखने को आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा लिखने को, क्योंकि इसमें इंपोर्टेंस हमें अशोक का भी बताना है, इंपोर्टेंस हमें अर्थशास्त्र का भी बताना है, इंपोर्टेंस हमें कौटिल्य का भी बताना है। ठीक है। तो ये चीजें थी। अब बताइए, ये पूरा आपका टॉपिक हो गया। महाजनपद क्या, हमने ये समझा दिया 16 महाजनपद हैं और क्या महाजनपद के कारण थे, जीवन कैसा है। अब बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग कल करेंगे मगध महाजनपद। बोलिए, है कुछ किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है। ठीक है। अल्ताफ, अंजलि यादव, राजेश, अर्चना पांडे, बताएं कुछ आप? ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। तो इसको नोट्स बना लेना। और गलतियां, क्लियर है सर। हाँ, जो गलतियां होती है वो यहाँ पर हो जाती हैं, इस जगह पर गलतियां यहाँ भी हो जाती हैं सोसाइटी में। ऐसा नहीं था कि सभी लोग सुधर गए हों, लेकिन ज्यादातर पर फोकस किया गया, वो लोग एक हो गए थे।
ऐसा भी नहीं था सारे लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो यहाँ हमसे लिखते समय गलतियां हो जाती हैं, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, तो कल के लिए हेडिंग डाल दीजिए मगध महाजनपद। वही हम शुरू करेंगे मौर्य जो है डायनेस्टी कैसे आती है उसके बाद। और 10:30 पे मिलते हैं हम लोग टेस्ट के लिए आज।